So now I am going to map ones according to my these binary equivalents. Each cell का binary वैल्यू कैसे मालूम करते हैं ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी. मैं साथ साथ हर स्लाइड में ये बात शो कर देती हूँ दैट बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच सेल वैल्यू एट द लेफ्ट इन द सेम रॉ intersected with the value at the top in the same column. For example, first term देख लेते हैं. First term मेरी ये है that is 0011. Now taking care of my most significant and my least significant bit की position मेरे most significant bit पे A है and least significant पे D है. Similar way में ही मुझे अपने K map में मैंने variables का ध्यान रखना है. मैंने A को most significant bit पे ही लिया है and D को मैंने least significant पे ही लेते हुए इस expression को या इस term की binary equivalent को लेना है. Means A, B 0 पे है. So ये देखिएगा most significant A and B 0 this is the way to read and C D ये देखिएगा then I will read the value of C which ये वाली value C की कहलाएंगी. इस पूरे binary combinations जो मैंने यहाँ लिखे हैं उसमें C की वैल्यू पहली वाली कहलाएगी. क्यों? क्योंकि मैंने C literal पहले लिखा है and D literal मैंने चूंकि बाद में लिखा है तो D की वैल्यूज ये बाद वाली काउंट होंगी. सिमिलर वे ओवर हियर ए पहले लिखा है तो इस जगह पे ये जो पहली बिट्स की वैल्यू की पोजीशंस पे जो वैल्यू लिखी हुई वो ए की है एंड बी की ये वैल्यू है. ठीक हो गया. नाउ आई हैव अ वैल्यू फॉर द फर्स्ट टर्म 0011. ए एंड बी लिटरल की वैल्यू होनी चाहिए 00. सो फॉर द फर्स्ट टर्म मैंने अपना पॉइंटर रख लिया इस जगह पे ए बी 00. नाउ फॉर द सी डी द वैल्यू बिट वैल्यूज आर 1 1. नाउ टॉप कॉलम पे देखिएगा मेरा पॉइंटर फॉर द फर्स्ट टर्म यहां आ गया 1 1. अब आई विल इंटरसेक्ट इट वैल्यू एट द लेफ्ट इन द सेम रॉ एंड कंबाइन इट विद द वैल्यू एट द टॉप कॉलम. 00 ये 00 और ये कॉलम यहां इंटरसेक्ट करता है ये और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. इसका मतलब है मेरे इस सेल की वैल्यू आप रीड भी कर सकते हैं. देखिएगा 00 1 1. ये बात मैंने जब 4 वेरिएबल के मैप का इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने बाइनरी इक्विवेलेंस हर सेल के अंदर भी लिख के दिखाए थे एंड हाउ वी विल मैप दीज बाइनरी इक्विवेलेंस आउटसाइड ये भी मैंने आपको 4 वेरिएबल इंट्रोडक्शन में बताया था. So hence this is my cell having a binary value 0011. Hence I will map 1 over here. We are writing for the standard SOP expression, that is why I am mapping ones on the K maps. Now for the second term A B A bar B C bar D 0 1. सबसे पहले 0 and 1 A B की वैल्यूज है. 0 1 के लिए सेकेंड टर्म के लिए मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया 0 1. ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ साइड से 0 1 यहाँ आ गया क्योंकि मेरा ए बी यहाँ लिखा हुआ है और इसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है. पहले ए है एंड देन बी है. पहले ए एंड देन बी है 0 1. एंड नाउ फॉर माय सेकंड टर्म सी बार डी बार है. सो हेंस द वैल्यूज आर 0 0. सी डी की वैल्यू मैंने टॉप कॉलम्स पे लिखी हुई है. सो सेकंड टर्म के लिए मेरा पॉइंटर ये हो गया. नाउ मैप कर सकते हैं हम. ये देखिएगा इस सेल पे अगर मैं खड़ी होंगी तो ये देखिएगा 0 1 ए बी का यहाँ से आया एंड 0 0 सी डी का यहाँ से आया. सो दिस सेल हैज अ वैल्यू 0 1 0 0 0 1 0 0 अकॉर्डिंग टू माय सेकंड टर्म. सो आई विल मैप 1 ओवर हियर. सिमिलरली मेरी थर्ड टर्म है 1 1 0 1. ये देखिएगा ए बी 1 1 1 1 ऊपर टॉप कॉलम से 0 1. सो आई विल मैप 1 ओवर here. My next term is tetras 1. Tetras 1 के लिए means 1 1 AB 1 1 AB and 1 1 मुझे कॉलम साइड से भी 1 1 रीड करना है. कॉलम साइड पे भी ये 1 1 है. सो ये यहाँ और ये 1 1 यहाँ से तो ये है 1 1 1 1. सो आई मैप 1 ओवर हियर. अगेन अगली टर्म के लिए 1 1 0 0 1 1 कॉलम साइड से अब सी डी की वैल्यू है 0 0. कॉलम साइड से सी डी की वैल्यू 0 0 ये है. सो 1 1 draw side, column side से 0 0. So this is the cell having a value 1 1 0 0 1 1 0 0. I'll map 1 over here. Similarly मेरी ये second last term है 0 0 1. ये देखिएगा A B की वैल्यू 0 0 C D की वैल्यू 0 1. So I'll map 1 over here. And for my seventh term again मैंने पॉइंटर के साथ दोबारा से शो कर दिया है for the revision sake. A B की वैल्यू है 1 0. सो 1 0 ए बी की वैल्यू यहाँ होगी. ए की वैल्यू पहली वाली, बी की वैल्यू दूसरी वाली 1 0 एंड अगेन सी डी की वैल्यू भी 1 0 है. सो कॉलम साइड से मेरी 1 0 की वैल्यू यहाँ है तो मेरा सेवंथ के लिए कॉलम साइड का पॉइंटर यहाँ आ गया. अब ये सेल कौन सा मैप कर रहा है इस पॉइंट को? ये वाला और यहाँ से ये देखिएगा रॉ साइड वैल्यू एंड कॉलम साइड वैल्यू. सो 1 0 1 0 इस सेल की वैल्यू है 1 0 1 0 एंड हेंस आई विल मैप 1 ओवर हियर. You can see the number of ones in our
के मैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 वंस मैप हुए हैं इस के मैप में, और मेरे पास अल्टीमेटली जो गिवन है इन गिवन एक्सप्रेशन वहां भी 7 टर्म्स ही मौजूद हैं. Now, mapping a non-standard SOP on the K-map. Non-standard, what is the non-standard SOP? उसकी revision के लिए मैंने ये लाइन लिख दी हुई है कि have terms with not all the variables present according to the domain of the expression. Standard SOP होता है जिसमें हर literal मौजूद हो उसकी हर term में, either in complemented or non-complemented form. And non-standard SOP form क्या होती थी? Non-standard SOP form होती थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर term में हर literal मौजूद हो, एक literal भी हो सकता है, एक से दो literal भी हो सकते हैं. So, mapping a non-standard SOP का वे क्या है K-map पे? मैंने आपको बताया ये भी लास्ट लेक्चर में कि के मैप के ऊपर हम स्टैंडर्ड टर्म्स ही प्लॉट कर सकते हैं. उसकी रीजन ये है कि हमने के मैप की जो लेबलिंग की हुई है वो इसी फॉर्मेट पे की हुई है कि हमें हर सेल की बाकायदा पूरी बाइनरी वैल्यू मालूम होगी तो ही हम वन मैप कर सकते हैं. ये भी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि जब हम स्टैंडर्ड एसओपी मैप कर रहे थे तो हमें ईच सेल की बाइनरी वैल्यू हम रीड करते थे लेफ्ट रॉ से एंड टॉप कॉलम से, एंड देन अल्टीमेटली हम उस पर वन मैप कर देते थे. अब नॉन स्टैंडर्ड एसओपी का मतलब है कि उसमें हो सकता है किसी टर्म में सिर्फ एक लिटरल मौजूद हो, किसी टर्म में हो सकता है दो लिटरल मौजूद हो, किसी में हो सकता है सारे के सारे लिटरल्स मौजूद हो. सो ऐसा सा एक्सप्रेशन के मैप पे कैसे मैप होगा? अ बूलियन एक्सप्रेशन मस्ट बी इन अ स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म टू बी मैप्ड once for mapping ones on the K map. If not, then we have to complete the missing variables. इसका मतलब हो गया कि के मैप पे जब हम वंस प्लॉट करेंगे तो ये जरूरी है कि स्टैंडर्ड एसओपी या स्टैंडर्ड पीओएस में इन केस ऑफ प्लॉटिंग जीरोस ये चीज जरूरी है कि हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो. अगर नहीं है तो हम उसको उसमें चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में करके ही प्लॉट कर सकेंगे वंस या जीरोस. एक मेथड जब मैंने आपको लास्ट टाइम मीन टर्म्स एंड एसओपी एंड पीओएस के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स पढ़ाए थे तो उस दौरान मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था कि अगर कोई गिवन एक्सप्रेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो एसओपी की, सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड एसओपी. और उस दौरान मैंने आपको ये बात बताई थी कि वी विल मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन और गिवन ईच टर्म हैविंग अ मिसिंग वेरिएबल विद x प्लस x बार विद द इनकम्प्लीट टर्म्स. ये बात मैंने आपको उस टाइम लेक्चर्स में कराई थी और इसके स्टेप्स भी बताए थे और एग्जांपल्स भी शो की थी कि हाउ वी विल डू दैट. नाउ के मैप्स के ऊपर भी हम ये प्रोसीजर अगेन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर अप्लाई करने का मतलब ये है कि हमें गिवन एक्सप्रेशन के ऊपर बाकायदा वही पूरे स्टेप्स करने होंगे, हर टर्म को लेना, मल्टीप्लाई करना एंड अल्टीमेटली लॉजिक और करके सारे एक्सप्रेशन को लिखना. सो वी विल फॉलो एन ऑल्टरनेटिव वे. अब हम एक और मेथड देख लेते हैं ताकि हमारा जरा प्रोसीजर जल्दी हो जाए और हम के मैप के ऊपर प्लॉटिंग जल्दी कर लें. So we will complete by filling up the possible binary combinations of the missing variable. This is an alternate method. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो कि आपने मिसिंग वेरिएबल्स या मिसिंग टर्म्स को कैसे पूरा करना है, उसके प्रॉपर स्टेप्स शो करने हैं या नहीं करने हैं, अगर नहीं करने के लिए आप रिस्ट्रिक्ट ना हो, सो यू कैन फॉलो दिस प्रोसीजर विच इज द ऑल्टरनेट मेथड जो कि अभी हम देखने लगे हैं. और ये आप देखेंगे जरा एक क्विक मेथड है एज कम्पेयर टू दिस वन विच आई एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग द SOP expression to be converted into standard SOP के lectures में. अगर आपको लिखा हुआ है कि जी स्टेप्स शो करने हैं, सो इन दैट केस आप एग्जाम में ये स्टेप्स फॉलो करने आपको पड़ेंगे कि आपको मिसिंग वेरिएबल का प्रोडक्ट करा के देन लॉजिक और अल्टीमेटली करवाना पड़ेगा. सो वी विल सी नाउ द ऑल्टरनेट मेथड. ये एक ऑल्टरनेट मेथड भी है और के मैप में ये क्विक मेथड भी यूज हो सकेगा क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड टर्म को स्टैंडर्ड टर्म में सिर्फ उसकी बाइनरी वैल्यूज पूरी करके हम उसको मैप कर सकेंगे, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकेंगे. अच्छा, मैंने एक रैंडम एग्जांपल ली है जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने के लिए. सपोज वी हैव अ 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन. 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन मैंने मेंशन किया है कि आपको मालूम हो चुकी है कि डोमेन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज 3 वेरिएबल. ठीक हो गया. एंड वन ऑफ द टर्म्स ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज a.c. अच्छा, ये जो मैंने डॉट्स शो किए हैं ये मैंने आपको इस तरह शो किए हैं कि यहाँ कोई ना कोई टर्म्स मौजूद है, ठीक है, और यहाँ भी कोई टर्म्स मौजूद है, लेकिन उस पूरे एक्सप्रेशन में से ये एक वाहिद टर्म मैंने लिखी है जो मिसिंग वेरिएबल के साथ है. आई हैव मेंशन्ड इट इज अ 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन. तो आपको ये बात मालूम हो गई है इस टर्म को देख के कि यहाँ और यहाँ सारी टर्म्स जितनी भी मौजूद है, सपोज करें उसके लिटरल्स पूरे थे, उसमें तीनों के तीनों लिटरल्स पाए जा रहे थे, और ये एक वाहिद टर्म थी जिसमें तीनों लिटरल्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ लिख दिया. इट्स अ रैंडम एग्जाम्पल, आई रिपीट. मैंने आपको वैसे ही जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक मैं आपको बता रही हूँ. अच्छा, अब उसमें से एक टर्म ये मैंने लिख दी कि जी a.c है, तो अगर 3 वेरिएबल हैं तो आपको ये अंदाजा हो गया कि इसमें b मिसिंग है. b is missing in this term. How we will
convert this non-standard into a standard SOP. The missing variable is B. मैंने 3 लिटरल्स लिख दिए A, B, C. हमने क्या करना है? We have to fill up the possible binary combinations. अब A, C is given. Hence they are fixed. A, C अगर हमें given है, ये देखिएगा A भी given है और C भी given है. ये टर्म है ना A डॉट C, ये SOP नॉन स्टैंडर्ड SOP की एक टर्म है और ये प्रोडक्ट टर्म ही होती है और प्रोडक्ट टर्म ही होती है हर SOP के अंदर. ये बात भी हमें मालूम है और वो हर टर्म आपस में लॉजिक और होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? SOP की हर टर्म एक्चुअली प्रोडक्ट टर्म होती है. तो A डॉट C हमें गिवन है. अब आप गौर कीजिएगा कि A डॉट C हमें गिवन है, B इज मिसिंग. A डॉट C अगर हमें गिवन है और वो फिक्स्ड कहने का मकसद क्या है? फिक्स कहने का मकसद ये है कि इन आवर SSOP वी नो इफ अ लिटरल इज रिप्रेजेंटेड इन अ नॉर्मल फॉर्म तो हम उसकी बिट वैल्यू 1 लिखते हैं. अगर एक लिटरल रिप्रेजेंट किया गया है विद द बार सो हम उसकी बिट वैल्यू 0 लिखते हैं. ये बात हमें मालूम है ड्यूरिंग आवर SOP और SSOP लेक्चर्स से, और ये बात हम पिछले साबित भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. सो हेंस वी नो दिस कि हमारे वेरिएबल के ऊपर अगर बार मौजूद नहीं है तो उसकी बिट वैल्यू 1 होगी और अगर बार मौजूद है तो उसकी बिट वैल्यू 0 होगी. अब इस टर्म में A और C गिवन है. A और C गिवन है. क्या A के ऊपर बार है? A के ऊपर बार नहीं है. इसका मतलब है A की गिवन वैल्यू क्या होगी? बाइनरी गिवन वैल्यू, बिट वैल्यू क्या हो सकती है? 1 ही होगी क्योंकि A के ऊपर बार नहीं है. ठीक हो गया. सिमिलरली C के ऊपर C इज गिवन इन द टर्म. यस, C इज गिवन इन द टर्म. C के ऊपर बार नहीं है, C के ऊपर बार नहीं है. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी बिट वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू SSOP तो आप ये कह सकते हैं कि जी C के ऊपर बार नहीं है तो C की बिट वैल्यू 1 होगी. ये चीज अब दोबारा पढ़ें. AC इज गिवन हेंस इट इज फिक्स्ड. इसका मतलब है A की वैल्यू 1 गिवन है और वो फिक्स है, वो हम चेंज नहीं कर सकते. C भी लिखा हुआ है, विदाउट बार लिखा हुआ है, उसकी बिट वैल्यू 1 है, वो गिवन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. A is 1, C is 1. B is missing and B has a question mark. P की वैल्यू क्या होगी? अब B एक लिटरल है जो मिसिंग है. अगर मैं आपसे अकॉर्डिंग टू हम बाइनरी में DLD में मैंने आपको बताया वी प्लेस विद द zeros and ones and we always talk about the power 2 का रूल. पावर 2 का रूल क्या कहता है कि अगर कोई एक मिसिंग वेरिएबल है तो उसकी कितनी बाइनरी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? अकॉर्डिंग टू द पावर 2 रूल 2 रेज टू द पावर कितना, एक लिटरल की बात हो रही है ना, B लिटरल की बात हो रही है, सिर्फ एक लिटरल की बात हो रही है क्योंकि A एंड C तो गिवन है और वो विदाउट बार है तो उनकी गिवन बिट वैल्यू 1 ही हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती है. सो दैट दे आर गिवन इन आवर टर्म इवन और हमें पता है उनकी बिट वैल्यू यही है. सिर्फ एक लिटरल मिसिंग है. सो हम बाइनरी कॉम्बिनेशंस मालूम करना चाह रहे हैं अपने गिव इस टर्म की. सो बाइनरी वैल्यू और बाइनरी कॉम्बिनेशन B की एक लिटरल है तो उसकी कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है, बाइनरी पॉसिबिलिटीज 2 रेज़्ड टू पावर 1 के अकॉर्डिंगली 1 लिटरल मींस एक लिटरल मिसिंग है, दैट इज B. तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है मिसिंग वेरिएबल की. B को मैंने रेड में मार्क कर दिया क्योंकि दैट इज द मिसिंग वेरिएबल. इट कुड बी 0, B 0 भी हो सकता है क्योंकि वो मिसिंग है ना, हमें नहीं मालूम कि वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मौजूद था टर्म के अंदर या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मौजूद था. यही बात मैंने आपको जब ये मेथड करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था आप मिसिंग लिटरल को x प्लस एक्स बार के फॉर्मूले से करते हैं, लॉजिक और कर देते हैं. ये बात मैंने आपको SSOP के दौरान जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज करे थे तब बताई थी कि हम इस एक्सप्रेशन को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या था इसकी बात थी कि हम मिसिंग वेरिएबल हम नहीं मालूम वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में था या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में था. सिमिलरली जब हम उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ द मिसिंग लिटरल. द मिसिंग लिटरल इज ओनली अ सिंगल लिटरल. तो सिंगल लिटरल की मिसिंग होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है. अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो उसकी बिट वैल्यू 0 होती है और वो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्योंकि वो मिसिंग है. सो 1 भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो B लिटरल मिसिंग की बाइनरी वैल्यू की पॉसिबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है. A एंड C तो हमें गिवन है और किस फॉर्म में गिवन है? विदाउट कॉम्प्लीमेंट, विदाउट बार में गिवन है. तो A एंड C की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 ही हो सकती है. ये देखिएगा 1 जब B 0 दोनों AC 1 ही रहेंगे, AC चेंज नहीं हो सकता, AC इज गिवन. तो B उस दौरान 0 हो सकता है. ठीक हो गया. एंड नेक्स्ट में B अगर 1 है विदाउट कॉम्प्लीमेंट है तब भी A और C उसके साथ लगेंगे. क्यों? क्योंकि A और C तब भी हमें गिवन ही गिवन है. सो हमने ये बात की कि A C अगर 1 पे फिक्स्ड भी है तो B अपने कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है और अपने नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकता है. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं.